जब तक हमारे स्पीकर्स आते हैं तब तक कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि पहली सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन और ध्यान रखने वाली बात है कि जामिया के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन है 25 मई तक ओपन रहेंगे। ठीक है, आज 22 है और 25 तक ओपन है। तो जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है, कोई एडिटिंग वगैरह है, देख लीजिए, कोई नया फॉर्म भरना हो, ठीक है, फिर से भर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना जो फॉर्म है एक बार चेक भी कर लेंगे, ठीक से भर दिया था कि नहीं भरा था, ट्रांजेक्शन वगैरह कंप्लीट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है, ये सब बेसिक बातें इंश्योर कर लीजिए। और कई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ और कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के भी फॉर्म आउट हैं, उनके भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में उस सब की डिटेल दी हुई है, क्लिक करके। और उससे भी एक बड़ी चीज़ है जो कि आपको पहली बार मिल पा रही है, वो है पीजीसीयूसीटी के अंदर। पीजीसीयूसीटी के अंदर जो है पहली बार लगभग 40 के आसपास आपको ऑप्शंस मिल पा रहे हैं, 40 के आसपास यूनिवर्सिटीज आपको जो है कोर्स प्रोवाइड कर पा रही है। और उसमें अच्छी बात यह है कि एक ही एग्जाम में PGQP41 वाला अगर आपने एक कोर्स कोड के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तब भी आपके बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, बाकी पहली बार इस इतने सारे ये बिल पा रहे हैं, तो देखने वाली बात है कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस तरह से जो है आपको अ, सारी सुविधाएं वगैरह दे पाती है, किस तरीके से सब कुछ हो पाता है। ठीक है, आईएमसी की बात कर लेते हैं। आईएमसी में आप सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं आउट हो रहा है। तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या दिक्कत है। देखिए, आईएमसी में दिक्कत ये हुई है कि पहले एनटीए ने सब कुछ फिक्स कर दिया था कि सब हो जाएगा टाइम पे वगैरह। ठीक है, फिर बात ये हुई कि पीजीसीयूटी के साथ में कर लो, ऐसा उन्होंने कहा। और अब ये है कि नए कोर्सेज आ रहे हैं, रीजनल कोर्सेज भी हैं, तो एनटीए के साथ बात उतनी बैठ नहीं पा रही। हालांकि अभी भी बातचीत जारी है, उसमें कुछ निर्णय हो नहीं पाया है। और जब भी बातचीत होती है बीच में 2 3 3 दिन की छुट्टी हो जाती है। ठीक है, तो वो बात बहुत धीरे हो पा रही है। तो अभी हो सकता है कि आईएमसी खुद ही अपना एग्जाम कंडक्ट कर ले, लेकिन फिर से जो सब चीजें फिक्स हो गई थी वो वापस एक तरीके से तहस महस हो गई है। तो अभी एक वीक तक, अगले एक वीक तक अभी भी, ठीक है, मतलब कि नेक्स्ट मंडे तक जो है आप मान के चलिए कि आपको कुछ खास पता नहीं चल पाएगा कि आईएमसी में क्या होगा। ठीक है, हो सकता है सब्जेक्टिव भी हो जाए, किसको मालूम है। ठीक है, क्योंकि आईएमसी मान लो खुद करवाए और खुद में यही पॉसिबल होता है कि सब्जेक्टिव कर लेते हैं, तो हो सकता है। ठीक है, तो बाकी जानकारी ये कि कैसे तैयारी करें, तो मैं तो हमेशा ये कहता हूँ जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक अपनी जो तैयारी है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पैटर्न पे करते रहिए। ठीक है, और हमारे होस्ट अनुभव और मेघा, अगर आप आ गए हो तो प्लीज एक बार हाय हेलो कर लो। हाँ सर, हम आ गए हैं और शायद मेघा भी जुड़ गई है। मेघा, ठीक है, तो अनुभव के साथ हम बातचीत करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या अनुभव रहा आपका। ठीक है, मीडिया इंडस्ट्री में जाने से लेके अभी तक का जो खास तौर से अनुभव रहा है, क्योंकि बहुत से लोग यही जानना चाहते हैं कि ठीक है आराम से चले जाएंगे तो उसकी पढ़ाई कैसे होगी, पढ़ाई हो जाएगी तो प्लेसमेंट कैसे होगा, प्लेसमेंट हो जाएगा तो आगे जॉब में क्या क्या काम करना होगा, टाइम पे सैलरी मिलती भी है कि नहीं मिलती है। ठीक है, और मजदूरों की तरह मेहनत करवाते हैं या फिर सेटिस्फेक्शन भी रहता है थोड़ा बहुत। कई सारी चीजें होती हैं, आप खुद इस दौर से गुजरे हैं तो आपको पता ही होगा। जब आपके दिमाग में भी टेंशन हुआ करती थी, आप भी मुझसे पूछा करते थे कि अरे सर क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो वो दौर तो खैर आपका बीत गया, लेकिन अभी जो लोग हमारे पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनका दौर वो बाकी है। ठीक है, तो उनकी थोड़ी टेंशन कम करने की जिम्मेदारी आज आपकी रहेगी, क्योंकि लास्ट जो हमने एडीपीआर पे सेशन कंडक्ट किया था तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि सर हमारी आज काफी थोड़ी टेंशन कम हुई है, थोड़ा सा क्लियरिटी आई है एडीपीआर को लेकर। तो आज भी ये कोशिश करूंगा कि कई चीजों पर आपकी क्लियरिटी बन पाए, आपका कॉन्फिडेंस निकल के आ पाए, मोटिवेशन निकल के आ पाए। ठीक है, मेगा,
को अगर बुला लो, ठीक है, मैसेज कर दो, मैंने कर तो दिया है, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ जो नए एस्पायरेंट्स आए हैं, कि जामिया का जो फॉर्म है अभी भी ओपन है, ठीक है, भर दीजिए। पीजीसीयूटी के लिए जो एप्लीकेशंस हैं आउट हो गए हैं, 40 के आसपास जो है यूनिवर्सिटीज उसके अंदर पहली बार आई है। पहले पीजी डिप्लोमा वगैरह सब कुछ मिला के केवल 11 ऑप्शन आपके पास थे, ठीक है, आज आपके पास 40 ऑप्शन बन पाए हैं पीजीसीयूटी के अंदर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है आपके लिए है, और एक बहुत बड़ा फायदा आपको जो है पीजीसीयूटी के अंदर हो सकता है। अब ये तो होने के बाद हो पाएगा कि कितना फायदा मिल पाता है, लेकिन अभी आप सभी लोगों को आईएमसी जामिया के बाद अगर आप देख रहे हैं तो पीजीसीयूटी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो उसका फॉर्म आप छोड़िए मत, उस पर वीडियो बनाई है मैंने कि कौन सा कोर्स कोड आपको लगाना चाहिए। जैसे कि PGQP41 वाला अगर आप कोर्स कोड लगाते हैं तो आपके लिए काफी फायदा रहेगा। तो चलिए अनुभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। और सबसे पहले आप ये अनुभव बताइए अपना कि आप आईएमसी पहुंचे कैसे, ये जर्नी कैसी रही आपकी। बहुत धन्यवाद सर। सभी साथियों को नमस्कार। अ, हमारा नाम अनुभव है और हम आईएमसी से 2020-21 बैच में हिंदी पत्रकारिता विभाग से पास आउट है। आईएमसी में आने का अगर अनुभव की बात की जाए तो जिस समय हम आईएमसी में गए थे उस समय बहुत सारी नई नई चुनौतियां, हर रोज नई चुनौतियां आ रही थी, क्योंकि हमारे बैच से पहले तक जो एग्जाम होता था वो रिटन एग्जाम होता था, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे। और आप यकीन मानिए कि हमने सर के साथ तैयारी की और पूरी तरीके से तैयारी करने का जो पैटर्न था। सर मेरी आवाज साफ आ रही है ना? जी जी अनुभव, आपकी आवाज ठीक आ रही है। ओके। तो हमने तैयारी जो मैंने की वो सारी की सारी थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस की मैंने और हमारे सब साथियों ने। पर बीच में फिर ये ऐसा नोटिस आईएमसी का आया कि मेरिट से आपका एडमिशन होगा। फिर एक एक टाइम निराशा आ गई कि शायद एडमिशन आईएमसी में नहीं हो पाएगा। और आईएमसी आप जैसे जैसे आप में से भी बहुत लोगों का ख्वाब होगा, हमारा भी था, लेकिन ऐसा मौका आया कि एक बार ऐसा महसूस हुआ कि अब शायद एडमिशन नहीं होगा। तो उसके बाद में हमने सर से परामर्श करके 2-3 जगह और फॉर्म भरा, जैसा कि भी बताया, जामिया में भी भरा और एमसीयू में भी भरा। पर फिर 15-20 दिन बाद नोटिस आया कि आपका एग्जाम तो होगा पर वो एनटीए कराएगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। फिर थोड़ा जान में जान आई, हमने और अच्छी तैयारी करने की कोशिश की। पर हम कई दिनों से, पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे थे सर के साथ। लगातार करंट अफेयर्स के मुद्दों पे पकड़ थी, हिंदी पे पकड़ थी और बहुत सारी चीजों पे पकड़ थी। तो जब एग्जाम हुआ, एग्जाम दिया और हमारा सिलेक्शन हो भी गया, उसमें अच्छे नंबर आ गए थे और हमारा हम आईएमसी में पहुंचे। ये आईएमसी के एडमिशन टेस्ट की तैयारी की बात थी। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वैसे तो सर आपको रेगुलर बताते हैं और मुझे लगता है जो सर बताते हैं वही आईएमसी के लिए पर्याप्त होता है, उससे इतर और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी हम बता देते हैं कि बर्निंग टॉपिक्स पे ज्यादा नजर रखनी है, कि जो टॉपिक ज्यादा चर्चा में रहे हैं पिछले 1 साल में, खासकर पिछले 6 महीने में, उन पर नजर रखनी है और अखबार पढ़ने की आदत डालनी है। उससे लगभग आप 70% अपना काम पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से हम आईएमसी में आए। वो कैसे आते हैं वो सब तैयारी कराते हैं। आज हम ये बताएंगे कि आईएमसी में आने के बाद में क्या हुआ और आईएमसी में पढ़ने के दौरान क्या हुआ और हमें आईएमसी क्यों आना चाहिए। तो आईएमसी आना इस वजह से चाहिए क्योंकि देश का सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उसको संस्थान कहा जाता है। वो ऐसे ही नहीं कहा जाता है, वो है भी। हमारा बैच ऑनलाइन था। हम बहुत कम दिन कॉलेज में गए, लेकिन वहीं रहते थे तो आना जाना रहता था। और इस दरमियान नई बहुत सारी चीजें सीखी आईएमसी में। आईएमसी वो आपको सिखाएगा जो शायद आप कहीं सीख पाएंगे, जो वहाँ के टीचर्स आपको सिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत शानदार है। वहाँ कभी भी एक तरफा कोई पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ हमेशा द्विपक्षीय पढ़ाई होती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि मीडिया इंडस्ट्री में आपको जिन लोगों के साथ काम करना है वो आपको पढ़ाने आते हैं। रेगुलर क्लासेस मीडिया से आते हैं और फैकल्टीज, और वो आपकी क्लास लेती है। और सबसे अच्छी बात की प्रैक्टिकली चीजें बताते हैं कि एक कॉपी कैसे लिखी जा सकती है, एक कॉपी में हम कहाँ कमियां करते हैं, अखबार में जाएंगे तो वो कमियां कैसी कैसी हमें सामने आएंगी।
डिजिटल में जाएंगे तो कैसी कैसी कमियां सामने आएंगी, ये चीजें हमें बताई जाती है। और सबसे अच्छी बात, वहां आपको दोस्ती बहुत अच्छे लोगों से होती है, क्योंकि देश के सबसे अच्छे पत्रकार दिमाग के छात्र आपके साथ पढ़ रहे होते हैं। तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है, और एक दूसरे से बातचीत करके, एक दूसरे से तर्क वितर्क करके, एक दूसरे से रोज डिबेट करके, हमारे साथ भी यही होता था कि अक्सर हर हफ्ते आपस में किसी न किसी बात पे बहस छिड़ जाती थी। तो वो बहस में बहुत कुछ सीखा। तब तो हम नहीं समझ पाते थे, लेकिन आज हम समझते हैं इन चीजों को कि बहुत कुछ सीखा। तो आप सब लोग जिस सपने को संजोए बैठे हैं आईएमसीएम में आने के, वो बहुत शानदार है, और उसको संजोए रखिए और वो पूरा भी होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आईएमसी नहीं पहुंच पाए तो पत्रकारिता में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस देश में ऐसे बहुत बड़े पत्रकार, बहुत पत्रकार हुए हैं जो बिना आईएमसी में आए हुए भी बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे और काफी आगे गए हैं। उनके बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे। तो कोशिश करिए कि आईएमसी में आए, और नहीं भी आए तो भी जो सर ने ऑप्शन बताए उन पर ध्यान दें। पर ये जरूर सोच लीजिए, एक चीज आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि आप पत्रकार बनने जा रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता के अपने एक चैलेंजेस हैं। पत्रकारिता मिशन की तरह शुरू हुई थी, आजादी के समय एक मिशन थी पत्रकारिता। और आज बहुत लोग ये कहते हुए सुना होगा आपने कि पत्रकारिता मिशन नहीं रही है, व्यापार हो गया, ये है वो है। पर हम आपको बता दें, पत्रकारिता तब भी मिशन थी, पत्रकारिता आज भी मिशन है, और पत्रकारिता हमेशा मिशन रहेगी। इस चीजों को हमेशा ध्यान में रखिए। समय के साथ साथ बहुत सारे बदलाव आते हैं, वो आते रहे हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं पत्रकारिता में कैसे आया। सर ने मुझसे दिन में बात हुई थी, तो ये बात, दो सवाल दिए भी थे कि इन पे हम बात करेंगे। तो मेरा जो सफर तय किया, उसका कारण ये था कि आप लोगों की तरह मुझे भी पढ़ने का, लिखने का और बोलने का शौक था। बहुत बचपन से ही था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। तो डिबेट होती थी, या स्पीच होते थे, या पोइट्री होती थी, उसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। और वहीं से ये चीजें जहन में आना शुरू हुई, वहीं से वो चीजें और आगे बढ़ना शुरू हुई। उसके बाद में जब हम ग्रेजुएशन में आए, तो ग्रेजुएशन मैंने फिजिक्स से किया है, फिजिक्स ऑनर से मैंने ग्रेजुएशन किया है। विज्ञान में काफी रुचि थी, तो हमने, मतलब इतनी विज्ञान में आज रुचि थी फिजिक्स में, कि मैं आज भी जब खबरें लिखता हूँ तो मुझे साइंस की अगर खबर मिलती है तो मैं बड़ी रुचि से उसको करता हूँ। तो वो एक एडिशनल पॉइंट था। हिंदी बहुत पसंद थी, हालांकि फिजिक्स पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, पर हिंदी में बहुत ज्यादा रुचि थी। हिंदी में कवियों को पढ़ना बहुत पसंद था। रामधारी सिंह दिनकर हो गए, अज्ञे हो गए, और भी जयशंकर प्रसाद हो गए। यानी कि जो भी हिंदी के कवि, हिंदी के राइटर और नए कवि, कुमार विश्वास, और इन कवियों को भी पढ़ा, सुना, समझा। इन सब चीजों को पढ़ने का शौक था। रामचंद्र गुहा को पढ़ा, किताबें पढ़ने का शौक था, और भी कई किताबें पढ़ी। तो वहां से एक ये आया कि हम पढ़ सकते हैं, समझने का। किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी एक विकसित होगी, एक सोच विकसित होगी, आपका एक विचार विकसित होगा, आप दूसरों को समझने की एक कोशिश कर पाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज को जज करने से पहले उसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जो कि अभी इन दोनों, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, इन दोनों बहुत सारे मुद्दे आप देखते होंगे टीवी और अखबारों में, चाहे वो ज्ञानवापी हो, चाहे वो अभी ताजमहल पे भी मुद्दा आया था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की कि, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, हाई कोर्ट ने लखनऊ बेंच से सख्त टिप्पणी की कि आप पहले पढ़ के आइए। तो ये सब चीजें हैं, अब इनको समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप किसी भी राज्य की राजनीति पे कुछ एक आर्टिकल, कुछ खबरें कर रहे हैं, तो आपको उनको बारे में पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा पता होना चाहिए कि बिहार की आवाज नहीं आ रही है सर, किसी को नहीं आ रही है, इनको ही नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए। हाँ, तो आपको थोड़ा इन चीजों को समझना होगा। तो मैं एएमयू, मेरे शहर में ही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एक उसका भी बहुत अहम रोल रहा मेरी पत्रकारिता जीवन की शुरुआत में। क्योंकि हम वहां जाते थे, मैं वहां पढ़ता नहीं था, पर मेरा लाइब्रेरी कार्ड वहां का था, तो मैं वहां जाता था। वहां की राजनीति में बड़ा इंटरेस्ट रहता था, बहुत शानदार वहां मतलब माहौल था। तो वहां बहुत अच्छी डिबेट करने को मिलती थी, तो वहां से चीजें मैंने सीखी। इसके बाद में मैंने फिजिक्स पढ़ने के बाद में एजुकेशन पढ़ी। उत्तर प्रदेश में एक कोर्स होता है डीएनएड, और पहले उसका नाम बीटीसी था, कुछ लोग जानते भी होंगे। जो प्राइमरी में टीचर होते हैं सरकारी, उनको पढ़ाने के लिए कोर्स करना पड़ता है, जिसको हम बीटीसी या डीएनएड कहते हैं। वो मैंने किया। तो उस दौरान मैंने ये एजुकेशन पढ़ना शुरू की। मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा, मैंने एजुकेशन के बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, ऐसे ऐसे नाम पढ़े, समावेशी शिक्षा। हाँ, आईएमसी में भी हम आते हैं, तुरंत आईएमसी में आते हैं। तो ये सब चीजें पढ़ी। उसके बाद में कोरोना
आ गया और कोरोना के दौरान मैं आईएमसी में आया। तो इतना जीवन में काफी कुछ रहा, मतलब फिजिक्स पढ़ी, एजुकेशन पढ़ा, और फिर सीधे सीधे पत्रकारिता में आया। तो आईएमसी ने बहुत सारी चीजें सिखाई, एक एक छोटी छोटी चीजों से समझते हैं। हम और आप अखबारों में जो पढ़ते थे, हम जो रोज हम आप भी अखबार पढ़ते होंगे, तो अखबार पढ़ते हैं, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। तो वो अखबार बनता कैसे है, उस अखबारों की खबरें कैसी होती हैं, ये अखबार हमने खुद बनाए। हम खुद अपने अखबार बनाते थे, खुद बनाने का मतलब उसका सारा काम हम करते थे। उसमें खबर हम लिखते थे, उसमें फीचर हम लिखते थे, उसको डिजाइन हम करते थे, उसको सजाते हम थे, उसको पब्लिश हम करते थे। ए टू जेड काम हमने किया, मतलब मैंने और मेरे सभी साथियों ने। और अगर आप आईएमसी में आएंगे तो आप भी करेंगे। ये हो गया सिर्फ प्रिंट मीडिया की बात। मैंने हिंदी पत्रकारिता से पढ़ाई की थी, उसमें मैंने वीडियो भी बनाना सीखा, मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने फोटोशॉप सीखा, आईएमसी में सीखा। बहुत सारे वीडियोज बनाए, छोटे छोटे वीडियोज बनाए, बड़े बड़े वीडियोज बनाए, वीडियो की फोटोग्राफी कैसे हो सकती है, वीडियो किस एंगल से शूट अनुभव करना चाहिए। अनुभव जी मेघा चाहती है कि सबसे पहले वो अपना अनुभव दे दे, तो मेघा को मैं थोड़ा ओके, सा बीच में ला रहा हूँ। बिल्कुल मेघा, सर, आप बिल्कुल। आइए। सर मेघा, सॉरी, मुझे अनुभव को हाँ हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। और सर एक, एक्चुअली मैं टोकना नहीं चाहती थी। हाँ हाँ, बोलिए सर, आप बोलिए। हाँ, तो आप एसजे के सीआर भी रहे, और मुझे आपका एक वाक्य याद है कि जब मैं आईएमसी गया था और एचजे में डिपार्टमेंट में, तो दो तीन नाम बोले जा रहे थे, तो आपका नाम बोला, तो मैंने कहा क्या हुआ, क्यों बोल रहे हो, कि नहीं ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं और इसीलिए ये अभी सीआर भी बनी हुई है। मैंने कहा मेरे से निकले हैं, मेरे यहाँ से निकले हैं, तो सीआर क्या, आगे तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो मेघा हमारे साथ है। मेघा एबीपी न्यूज के अंदर है और रिपोर्टर के तौर पे काम कर रही है। मेघा, आप ये बता सकते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि एक सीआर के तौर पे आपने करीब से जो है प्लेसमेंट को देखा होता है। आईएमसी को लेकर आपको पता है कि जब भी आईएमसी नहीं, बाकी किसी भी संस्थान को लेकर जब बात होती है, तो ये बात होती है कि प्लेसमेंट कैसे होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप प्लेसमेंट्स के बारे में जो है एस्पायरेंट्स को बताएं, क्योंकि आपने काफी करीब से उस चीज को देखा था। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी को। अनुभव, आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि ये मेरा शिफ्ट टाइम है। आप जैसा देख पा रहे होंगे, मैं अपनी गाड़ी में हूँ और मैं दिल्ली में अभी कुछ काम से निकली हूँ फील्ड पे, तो मैं बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं दे पाऊंगी। इसलिए मैंने सर को रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे, उसके बाद मुझे अनफॉर्चुनेटली लीव करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बताया मैं अपने फील्ड पे हूँ। हाँ, तो जैसा सर ने बताया, सर ने मुझे पढ़ाया है। और मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगी, मैं एक इंग्लिश बैकग्राउंड की स्टूडेंट रही हूँ। मैंने टिल ग्रेजुएशन इंग्लिश में पढ़ाई की है और आईआईएमसी में हिंदी जर्नलिज्म में पढ़ाई की है। तो जो लोग भी ये सवाल करते हैं कि क्या इंग्लिश से आकर के हिंदी में आना या हिंदी से इंग्लिश में आना मुश्किल नहीं है, बस आपके अंदर चाह होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने क की तक लिखना सीखा है। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी और फिलहाल मैं एज अ रिपोर्टर एबीपी न्यूज में हूँ, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। दूसरा जो सर ने कहा प्लेसमेंट और सीआर के तौर पे, तो बतौर सीआर के तौर पे मैंने 1 साल क्लास को दिया है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप बतौर सीआर सारे टीचर्स से जुड़े होते हैं, आपको सभी से बात करने का मौका मिलता है। क्लास के जो मुद्दे होते हैं, जो बातें होती हैं, आप सब पहुंचाते हो और इसी दौर आपका पूरे क्लास से कनेक्शन बन जाता है। अनुभव ने भी बताया, हमारा ऑनलाइन बैच था, तो हम कुछ बदकिस्मत थे कि हम वो क्लास का माहौल उस तरीके से एंजॉय नहीं कर पाए, पर क्योंकि हम दिल्ली में थे तो हम क्लासेस जाते थे। प्लेसमेंट्स बताऊं, जो कि सबसे जरूरी, और हर एक स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल रहता है कि प्लेसमेंट्स कैसे होंगे, प्लेसमेंट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले आप सब अश्योर हो जाइए। अगर आप आईआईएमसी में आ रहे हैं, मैं सिर्फ आईआईएमसी की बात इसलिए करूंगी क्योंकि मैं वहाँ की स्टूडेंट हूँ और आप सभी की दिली इच्छा होगी कि आप वहाँ आए। बिल्कुल, स्कॉलरशिप भी माइक बताऊंगी को मैं। हाथ में रखें आप, तो माइक को हाथ में रखो आप। हाँ, एक सेकेंड। ओके सर, ओके ओके। तो स्कॉलरशिप की बात, सॉरी, प्लेसमेंट की बात करें, तो अगर आप आईआईएमसी आते हैं, आपका सिलेक्शन आईआईएमसी में होता है, तो प्लेसमेंट आपके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं रह जाएगा। पहले सेमेस्टर में आपकी पूरी तरीके से पढ़ाई होती है, यानी कि आप अगर हिंदी में आते हैं तो आप अखबार लिखना, हर छोटी सी बड़ी चीज सीखेंगे। और ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि नहीं आता, क्योंकि लगभग लोगों को कुछ नहीं आता, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी जब मैं आई थी तो ज्यादा कुछ नहीं आता था।
मैं हिंदी से रही भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए हालात थोड़े मुश्किल थे। बट आईएमसी आपको एकदम कहते हैं ना स्क्रैच से सिखाता है, टिल स्क्रैच टू बिल्डिंग, यानी कि 0 से लेकर के 100 तक। उसके बाद वो भी बताती हूँ मैं। ये सब सारे सवाल आपको अनुभव भी बहुत अच्छे से समझा देंगे, उनके पास थोड़ा वक्त मेरे से ज्यादा है। तो हाईएस्ट प्लेसमेंट बताती हूँ। तो सबसे पहला जो है, फर्स्ट सेमेस्टर आपकी सिर्फ पढ़ाई होती है, यानी कि केवल पढ़ाई होती है। उस वक्त इंटर्नशिप या कुछ भी लोग नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। हालांकि आईएमसी में आने के बाद इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना मैंने ना अनुभव ने, हमारे कई और मित्र हैं जिन्होंने कोई इंटर्नशिप नहीं की है। तो भ्रम ना पाले कि इंटर्नशिप जरूरी है, मुझे नहीं लगता जरूरी है, नहीं जरूरी है। सेकेंड सेमेस्टर के कुछ 1 महीने बाद तकरीबन प्लेसमेंट्स का दौर या कुछ हलचल शुरू हो जाता है, यानी कि प्लेसमेंट्स की बातें शुरू हो जाती है। आपके जहन में प्लेसमेंट से रिलेटेड सवाल, सीवी को लेकर के क्या होना चाहिए क्या नहीं, ये हलचल तकरीबन सेकेंड सेमेस्टर के 1 महीने बाद से शुरू होती है। आपको सीवी बनाने के लिए क्लास में ऐसा नहीं है, आपको सीवी बनाने तक को लेकर के बताया जाता है कि सीवी कैसे बना सकते हैं, सीवी कैसे बनाया जाता है। हर छोटी से छोटी चीज आपको गाइड की जाती है। उस दौर में आपको पेपर, जैसे अनुभव ने बताया, हम अखबार निकालते थे। विस्तार से फिर से अनुभव बताएंगे आपको। अखबार में हम हर एक छोटी चीज करते थे, रिपोर्टर भी हम होते थे, एडिटर भी हम, हमारा ग्रुप होता था 10 लोगों का, और हर एक छोटी चीज हम करते थे। तो वो हमारे स्किल में जुड़ गया कि हमने अखबार निकाला है, हमें अखबार निकालना आता है। साथ में आप रेडियो टेलीविजन में माइक में बोलना, पीटीसी करना, कैमरा चलाना, जो स्टूडियो होता है वहां पे बैठ के एज ए एंकर न्यूज पढ़ना, हर छोटी छोटी स्किल्स आपको बताई जाती है, और यही स्किल्स आप अपनी सीवी में लिखते हैं। सीवी में आप कोई भारी भरकम चीज नहीं लिखते, क्योंकि उनको भी पता होता है कि वो आपको एज अ फ्रेशर, यानी कि न्यू ज्वाइनी हायर कर रहे हैं। तो वो आपसे कोई उम्मीद नहीं करते कि आपको रॉकेट साइंस का नॉलेज हो, बिल्कुल नहीं करते। तो ये भी बहुत बड़ा चिंता का विषय नहीं है। वो आपको छोटी छोटी चीजें, जो आपने पेपर निकाला है, मैगजीन निकाला है, आपने कहीं 2 महीने इंटर्नशिप कर ली अपने शौक से, किसी का इंटरव्यू ले लिया, जो आप अमूमन आईएमसी के दौर में कर लेते हैं, केवल यही सीवी में लिखी जाती है, और इसी दौर पे आपके सीवी का सिलेक्शन होता है। सेकेंड सेमेस्टर के 2 महीने बाद से तकरीबन जून जुलाई से आपके प्लेसमेंट शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में मैं अपने बैच की बात करूँ तो काफी अच्छा प्लेसमेंट था, ऑलमोस्ट 26 कंपनीज आई थी। और मैं आपको बताऊं कि अभी भी कंपनीज आ रही है, हर कंपनी 2-4 बच्चे, जैसे एबीपी जिसमें मैं हूँ, एबीपी ने हमारे बैच से, यानी कि 2021 बैच से 5 बच्चों को लिया था। तो हर कंपनी 2 बच्चे, 4 बच्चे, 4, 5, 2, 3 जैसे उनकी जरूरत है उस हिसाब से लेती है। सीवी सिलेक्शन के लिए आप अपना सीवी अप्लाई करते हो, जो कि एबीपी ही आपसे लिंक में करवाता है, और वहीं से फिर आपका, जैसे एबीपी ने सब कुछ ऑफलाइन किया था, पहले एक एग्जाम होता है आपका, रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में आप जब क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका एग्जाम होता है, जो कि काइंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन होता है। आपको कोई मुद्दा दिया जाता है जिससे आपको, ओके, अभी आवाज आ रही है आर्यन? आ रही है सर आपकी आवाज आ आवाज, रही है आप मेरी की बोलिए। दिक्कत हो? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही अच्छा, है। हाँ, तो आपका एग्जाम होता है। एग्जाम के बाद आपके जब आप एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपको मुद्दा दिया जाता है। उस मुद्दा पे सभी अपनी राय रखते हैं। उसमें सिलेक्शन के बाद एक पीटीसी होता है। पीटीसी आपको आईएमसी करना बढ़िया सिखाएगा। जो आपने रिपोर्टर को सुना होगा कि ये कैमरा पर्सन दिस के साथ दिस कैमरा पर्सन, ये होती है एक पीटीसी, जहाँ आप अपनी बात को रखते हैं तकरीबन 30 से 40 सेकंड, और लास्ट में आप कहाँ से हैं और कैमरा पर्सन विद आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये पीटीसी होती है। और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू। इन चारों चीजों से जब आप पार कर जाते हैं, तो आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन कर लेती है। खैर, ये आपको आगे बताया जाएगा। प्लेसमेंट्स अच्छी खासी आती हैं। कुछ सवाल मुझसे पूछे गए थे। पैकेज जो शुरुआती होता है, यानी कि जो सबसे कम पैकेज होता है, वो 4 का होता है, 4 लाख, मतलब पूरे ईयर का। यानी कि आपको तकरीबन इन हैंड 31,000 रुपए मिलते हैं। इन हैंड की बात कर रही हूँ, उसमें आपके 4,000 रुपए पीएफ वगैरह भी कटते हैं। तो 30 से प्लस आपको सैलरी मिल जाती है। ये एवरेज पैकेज है। हालांकि कुछ कम ऑफर करते हैं, कुछ 3.8 3.5 भी करते हैं, पर लगभग 4 का पैकेज ऑफर करते हैं। हाईएस्ट की बात करूं तो 9 लाख का पैकेज आता है। हिंदी जर्नलिज्म की एडीपीआर के पैकेजेस थोड़े ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो प्रचार और एडवर्टीजमेंट है, पीआर है, तो उनके पैकेज थोड़े ज्यादा होते हैं। लेकिन हिंदी और आरटीवी ईजे में 9, 10, 11, 12 तक के पैकेज इस बार आए थे। एनटीपीसी ने हमें 9 लाख का पैकेज ऑफर किया था। हिंदी में भी उसका सिलेक्शन के लिए प्रोसीजर हुआ था। आईपैक में मेरा पहला सिलेक्शन आईपैक में ही हुआ था, जिसने मुझे 7 लाख का पैकेज ऑफर किया था। हालांकि मुझे न्यूज में आना था और मुझे मीडिया में काम करना था, तो मैंने वो ऑफर ठुकरा दिया था।
तो ऐसे टॉप ऑफर 7 लाख, 5 लाख, 6 लाख के ऑफर आराम से किए जाते हैं, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है। 4 लाख तो कर ही देते हैं, उससे कम तो जनरली ऑफर नहीं करते हैं। हाँ, आप अगर यूट्यूब चैनल या अपने दम पे कुछ अलग कर रहे तो अलग बात है, पर कंपनीज आपको इतने पैकेज ऑफर आराम से करती हैं। कुछ और सवाल जो मुझसे पूछे गए हैं मैं बता के बस लीव करूंगी। हाईएस्ट पैकेज वही 9, 10, 12 तक का होता है, पर टीए में ना हो तो हिंदी जॉब करके टीए में। एक और सवाल जो मुझसे पूछा जाता है और जो यहाँ भी पूछा है कि क्या आप हिंदी जर्नलिज्म में है तो आप टीवी में जॉब कर सकते हैं कि नहीं, या केवल आरटीवी वाले बच्चे टीवी में आते हैं। तो बहुत खुशी और गर्व से बताऊं कि मैं हिंदी जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी। मैं टीवी पे आती हूँ, टीवी पे लोग मुझे देख सकते हैं। कई स्टोरीज की है मैंने। मुंडका में जो बड़ी अभी आग लगी थी, 27 लोगों की मौत हुई, उसमें मैं पूरे 3 घंटे लाइव थी। वो स्टोरी मैंने पूरी फाइल की है। तो हिंदी, आरटीवी या इंग्लिश, इसका टीवी से कोई कनेक्शन नहीं है। आप मैं दे रही हूँ आर्यन, और मैं अगर नहीं भी दे पाऊँ तो अनुभव और सर जरूर दे देंगे, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ जो सवाल आ रहे हैं मैं दे दूं। तो टीवी में कोई भी आ सकता है, आप बोलने में अच्छे हो, आपकी अपीयरेंस अच्छी हो जाता है सिलेक्शन। रिपोर्टिंग के लिए सिलेक्शन आराम से हो जाता है, कोई भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ तक कि इस बार जितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था आरटीवी में, अब तक कोई भी ऑन टीवी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। हिंदी से 2 बच्चे कर रहे हैं, एक मैं हूँ, एक दिव्यांकर है जो मेरा क्लासमेट था। तो ये बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आरटीवी ईजेएचजे का होने से टीवी का कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपकी काबिलियत के अनुसार आपको चांस मिलता है। एंकरिंग, दिव्या ठाकुर, एंकरिंग चांस किसी को नहीं मिलती स्टार्टिंग में, यूट्यूब चैनल वगैरह मिलती है। लेकिन अगर आप ये ख्वाब लेके आ रहे हैं कि आपको सीधा एंकर बनाया जाएगा तो प्लीज आप इस ख्वाब को छोड़ दीजिए। एंकर सीधा नहीं बनाया जाता, बड़े ब्रांड आपको नहीं बनाते। आज तक, एबीपी, एनडीटीवी जो चैनल्स है वो आपको एंकर्स का चांस नहीं देते, शुरुआत में 2 साल तो नहीं देते। रिपोर्टिंग आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपको 2-3 साल काम करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंकरिंग के लिए चांस मिल जाएगी। सर आप एक बार देख लीजिएगा, मैं 10 मिनट में आती हूँ। तो उसके बाद एंकरिंग का आपको चांस मिलेगा, मे भी या नहीं भी मिल सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग तक की चांस मिलती है। उसके बाद करंट्स के अलावा बेसिक मुझे लगता है सिर्फ करंट ही जरूरी है पढ़ने के लिए, बाकी सर जो भी लिखना बता रहे हैं क्योंकि आपको लिखना आना चाहिए। तो करंट अगर आप पढ़ रहे हैं, 2 अखबार पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है काफी, इससे ज्यादा मैंने भी पढ़ाई नहीं की और ना ही कोई और करता है। ईजे और आरटीवी के लिए कुछ अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईजे इंग्लिश जर्नलिज्म है तो आपको इंग्लिश स्ट्रांग होनी चाहिए, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। आप जो भी लैंग्वेज में आ रहे हैं, अगर आप ईजे में आ रहे हैं या एचजे में आ रहे हैं, तो आपकी उस भाषा पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। इससे ज्यादा दोनों में करंट्स ही पूछे जाते हैं और कुछ खास नहीं होता। आरटीवी में कुछ टेक्निकल चीजें होती है, क्योंकि मैंने आरटीवी का भी एग्जाम दिया था तो मुझे ध्यान है कि आरटीवी में कुछ सवाल, स्क्रिप्ट लिखना, एंकर्स कैसे बोलते हैं, एंकरिंग स्क्रिप्ट, ये सब आते हैं, ये सब आते हैं, और कुछ अलग नहीं पूछा जाता है आरटीवी में। हाँ ठीक है सर, ये सब और कुछ पूछा नहीं जाता। स्कॉलरशिप अच्छे खासे मिलते हैं, जैसे 25-30 हजार का जो आपकी फीस है उसका 25% स्कॉलरशिप सभी को मिल जाता है। उसके सिवा जो टॉपर होते हैं उसको स्कॉलरशिप मिलती है, जो सेकंड टॉपर होते हैं उनको मिलती है, साथ साथ में 1, 2, 3 जो टॉपर होते हैं वो भी उनको स्कॉलरशिप मिलती है। आईएमसी स्कॉलर है, जी न्यूज स्कॉलरशिप है, ऐसे 2-3 स्कॉलरशिप है वो भी आपको मिलती है। ऐसे मतलब पैसे को लेकर के काफी ज्यादा हेल्प मिलता है। राइटिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अब अगर ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो फिर तो आपके करंट अफेयर्स पे अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपको जो भी मुद्दे हैं टिक करने वाले वो होने चाहिए। लेकिन अगर राइटिंग होता है तो आपको लिखने पे बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि एक स्पेलिंग मिस्टेक के 2.5 मार्क्स कटते हैं, 1.5 2.5 मार्क्स तक के एक स्पेलिंग मिस्टेक के कटते हैं। तो ग्रामेटिकल एरर्स बहुत जरूरी है कि कम से कम हो, बहुत ज्यादा जरूरी है। वरना अगर ऑब्जेक्टिव हो तो आपको पढ़ना बहुत बेसिक नॉलेज, आप पिछले साल का सवाल उठा लीजिए, आपको सर ने प्रोवाइड कराया होगा, तो वो सब बहुत ज्यादा काफी है। उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आईएमसी में हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हालांकि इजी भी नहीं है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन होता है तो आसान नहीं है। लेकिन मैं ऑनेस्टली बताऊं ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने हरिशंकर सर के सिवा और किसी से कोई गाइडेंस नहीं ली। बाकी यूट्यूब चैनल में देखा करती थी, जिसके आ गए जिसने गाइडेंस दे दी। पर सर इस बात के गवाह हैं कि सर ने मुझे की और क के लिए टोका है कि मेघा की लिखा जाता है, राम के बाद क का शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, की में बड़ी यू की मात्रा होती है कि छोटी यू की मात्रा होती है। क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो आपकी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो गलती मैंने की थी वो नहीं करना होता। मुझे मेरे दोस्तों ने,
मैं किस्मत वाली थी, मेरे अच्छे दोस्त थे, अनुभव जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मुझे हिंदी में काफ़ी मदद की है। एग्री, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि मैंने जितने मेंटर्स देखे हैं, हरिशंकर सर इज़ द बेस्ट। इसलिए नहीं कि मैं सर के साथ जुड़ी हूँ, इसलिए नहीं कि सर ने मुझे पढ़ाया है, मैंने और लोगों को भी देखा है तो मुझे इसलिए पता है। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, और भी लोगों के साथ मतलब मैंने देखा है, तो ये ऑनेस्ट रिव्यू कि वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत पर्सनल गाइडेंस देते हैं। तो सर ने मुझे काफ़ी गाइड किया है बेसिक छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के। और यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी लैंग्वेज पेपर जो है, आप अगर हिंदी में आते हैं तो हिंदी, इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश, बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि आईएमसी आने के बाद भी आपको पूरे साल भाषा सुधारो, लिखना सीखो, ये करना, आपको पूरे साल यही ही बताया जाएगा। पॉलिटिक्स तो एक बहुत बेसिक चीज़ है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत डीप ज्ञान होना या ना होना ज़रूरी नहीं है, पर ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आप जर्नलिज़्म में आ रहे हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। विद्वान तो आप किसी चीज़ में बन नहीं सकते, और कुछ चीज़ें हैं ना जो फील्ड पे या आईएमसी आने के बाद ही आप सीखोगे। तो बेसिक जितनी ज़रूरत है, थोड़ा पॉलिटिक्स का नॉलेज, थोड़ा लैंग्वेज पेपर का नॉलेज, लिखना आना चाहिए, करंट में क्या चल रहा है, बीते 6 महीने में क्या हुआ। जैसे एक सवाल आता है कि कुछ लोगों के नाम होते हैं, जैसे मैं बताऊँ कि सपोज़ केजरीवाल, हालाँकि ये बड़ा नाम है तो रैंडम सबको पता है कि वो आपके नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं। ऐसे नाम दिए जाते हैं। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था उस टाइम जामिया मिलिया इस्लामिया की एचओडी वीसी चेंज हुई थी। तो वो सवाल तक था कि वीसी कौन है नई। तो जितने इंस्टीट्यूट्स हैं दिल्ली में, जो खबरें हैं, क्योंकि दिल्ली सेंट्रल है, राजधानी है, तो जो खबरें हैं, कौन नए नेता आए, कौन नए नेता छोड़ के गए हैं, ऐसे सत्येंद्र जैन कौन है, सौरभ भारद्वाज कौन है, आम आदमी पार्टी के किस नेता ने जल बोर्ड संभाला है, ऐसे बेसिक पॉलिटिकल नॉलेज आपके पास है तो मुझे लगता है काफी है, क्योंकि इतना ही पूछा जाता है। साथ में पिछले कुछ दिनों में कौन से चुनाव हुए हैं, चुनाव का थोड़ा बहुत समीकरण, आसाम में अभी बाढ़ आया हुआ है तो बाढ़ से क्या नुकसान, आसाम के बाढ़ को आप कैसे देखते हैं, और कहाँ कहाँ बाढ़ आया, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होकर होता है तो सब्जेक्टिव में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, मुझे लगता है वो सर आपको बता देंगे। ऑब्जेक्टिव में तो खैर ऑब्जेक्टिव हो पिछले जाता साल है, क्या नेता हो गया मंत्री था कौन मेगा चेंज हुए। कि पिछले साल ही हो गया था कि वो कॉन्सेप्चुअल चले गए थे। जो ये सब हम पॉलिटिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करते थे, वो पूरा ही एकदम खत्म कर दिया था पूरी तरीके से। और करंट इस अफेयर्स बार में तो भी अमेरिका के प्रेसिडेंट का पूछा था, वो भी 4 महीने पुराना हो गया था उस समय, ठीक है? 4 महीने क्या, करीब 7-8 महीने हो गया था, सितंबर अगस्त में एग्ज़ाम था। उतना ही मतलब करंट अफेयर के केवल 2-4 क्वेश्चन पूछे। इस बार थोड़ा-सा ये पता चला कि थोड़ा-सा बीडी एप्टीट्यूड भी पूछा जा सकता है। तो इस बार जब मैंने हाँ, तैयारी इस बार मैंने जब तैयारी करवाई तो सबसे पहले तो करवाई पॉलिटी पूरी कंप्लीट, जितनी भी पॉलिटी के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सारे कवर अप करवा दिए। उसके बाद मैंने मीडिया एप्टीट्यूड पढ़ाना था तो पूरा डिटेल में पढ़ा है, क्योंकि वो आज भी पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर एग्जाम में भी पढ़ना पड़ेगा, और कई बार कंपनी जब हायर करती है तो मीडिया एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन डाल ही देती है, क्योंकि आपकी फील्ड के क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए ना कि बाई लाइन क्या होती है, ठीक है, पी2सी वगैरह जैसे बिल्कुल। सिंपल वर्ड्स क्या होते हैं। तो इस बार वो कवर अप हुँ। करवाए। फिर जो करंट अफेयर्स है मैंने एस्पायरेंट्स पे छोड़ा है, क्योंकि करंट अफेयर्स का आज के टाइम में बॉम्बार्डमेंट है। अब मैं ही जो है पूरा सब कुछ यहीं पे करंट अफेयर पढ़ाऊँगा तो बाकी सब चीज़ें कैसे कवर करवाऊँगा? तो इस बार मैंने जो चीज़ें की हाँ। है वो इस तरीके से की है कि जो चीज़ें एस्पायरेंट्स को अवेलेबल नहीं हो सकती है, वो चीज़ें अवेलेबल करवाया जा सके। और ऐसा काम हो कि जो एस्पायरेंट खुद कर सके वो खुद करे, जो वो खुद नहीं कर पाते कम समय में, उसको हम करके दें। तो कुछ ऐसा हुआ था। बाकी मुझे आपने सर बहुत ऐसा ही अच्छे से लगता है बताया। कि मतलब लास्ट ईयर तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमने आधे टाइम आपके साथ रह के लिखना सीखा, फिर अचानक पता चला कि अब हमारा मार्क्स के बेसिस पे होगा, हमने अलग मार्क्स को हाँ, लेकर के टेंशन, आधे लोग तो डिप्रेशन में आ गए कि ग्रेजुएशन में अच्छे नंबर नहीं, हाँ। उसके बाद पता चला एमसीक्यू, तो हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था, लेकिन इस बार मुझे लगता है सिचुएशन बेहतर है। और जैसा सर कल शायद चावला सर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि इस साल भी उम्मीद है कि एमसीक्यू ही होगा। अब तक रिटर्न एग्जाम को लेकर के कुछ कहा नहीं गया है, तो हो हाँ, सकता है रिटर्न एक सवाल एग्ज़ाम भी को पूछा था लेकर किसी अभी ने। उन्होंने कुछ तय नहीं किया है, लेकिन हाँ, एमपी के पर इस साथ बार में इंटरव्यू होगा ये कंफर्म किया है सर। इंटरव्यू होगा, अगर एमसीक्यू होता है तो भी और नहीं होता तो भी हाँ, इंटरव्यू अभी 100% इस बातचीत बार चल रही होगा। है। मैंने एस्पायरेंट्स को कहा है कि अभी 1 वीक के लिए कुछ मत सोचो, कुछ मत बोलो। 1 वीक थोड़ा-सा वेट कर लो, क्योंकि पहले मेरे मुँह से कुछ और सुनोगे, फिर बाद में कुछ और सुनोगे, तो आप मुझे कहोगे कि यार आपने ही कहा था ऐसे होगा, ऐसे होगा। तो अभी जो भी इन दिनों मुझसे पूछ रहे हैं उनको यही कह रहा हूँ कि वेट करो 1 वीक के लिए थोड़ा।
जो भी चीजें वो पहले खुद हाँ तो अभी तय कुछ कर ले ना कुछ तो आईएमसी, अपडेट आ उसके जाएगी। बाद हम बताएंगे। वैसे है इस बार। एनटीपीसी वैसे पीआर कंपनी है और वो पीआर से रिलेटेड काम कराती है और उसका पैकेज 9 लाख का होता है, वो बढ़ के 12 लाख होता है, स्टार्टिंग पैकेज 9 लाख का होता है। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो स्टार्टिंग पैकेज वो इन हैंड 70,000 सैलरी देती है, बाद में वो 12 लाख तक बढ़ जाता है और वो मेरे पीआर का टाइम में काम भी कराती है। एनटीपीसी आई थी, मेरे भी साथ का था, ठीक है। मेरे भी एसजे में ही था, तो मैं वहां से भी 2-3 लोगों को एनटीपीसी लेके गया। 80-90,000 सैलरी उस समय हाँ भी एनटी, हालांकि उसका अभी कॉन्ट्रैक्ट भी सर बेसिस वही पर दे रही है होता है, 80,000। लेकिन वो अब तो 3 कॉन्ट्रैक्ट साल का बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। हाँ, वो 3 साल अभी का भी ही 3 है साल का शुरू से कॉन्ट्रैक्ट उसका। है। हाँ, वही है। अभी भी एनटीपीसी सारे डिपार्टमेंट में आती है, आरएन, एचजे, ईजे, आरटीवी और एडीपीआर चारों में आती है। इस लेकर बार भी से जाती है, सबसे आएगी ज्यादा तो स्टूडेंट्स लेकर तो वो, जाएगी। हाँ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स तो इस बार एनटीपीसी ने एचजे से उठाया, ईजे से उठाया था। 4-5 स्टूडेंट्स को, एडीपीआर से 4 को उठाया था, मतलब 4 को सेलेक्ट किया था और ईजे से 5 को किया था और चलिए आरटीवी से मेगा, शायद 2 को आपको किया। आपको फ्री करते हैं, आपको काम करना हाँ होगा, मैं ठीक है। पानी ढूंढने आई हूँ सर यहाँ पे, तो मैं भी चलिए चलती हूँ, हालांकि सर गए हैं चलिए। ढूंढने, सर को मिल जाए तो थैंक यू। अगर मैं रही तो बाकी अनुभव बहुत अच्छे से समझा देंगे, रही तो मैं जरूर कुछ आंसर चैट पे दे दूंगी, क्योंकि अब मुझे अपना कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, मुझे गाड़ी से निकलना होगा। चलिए तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। मुझे लगता है आप लोग सबका अच्छा सिलेक्शन हो, और कोई दिक्कत हो तो बाकी सर आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस देंगे। मुझे लगता है बेस्ट है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ यहीं से सीखा था। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के बाद मिलते हैं, उम्मीद है हम आपका स्वागत करने आएंगे। चलिए बाय बाय, ठीक है सर, बाय। ओके ओके मेगा, थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। अनुभव भाई, एक लास्ट ही हाँ क्वेश्चन आपसे लेंगे।